नमस्कार। यूपी 9 बजे के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। मुजफ्फरनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। कार और तेल टैंकर में यह हादसा हुआ है, जिसमें सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। एक युवक और 2 महिलाओं की मौत हुई है। मीरापुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। कार और तेल टैंकर में आपको बता दें कि यह भिड़ंत होती है। काफी जोरदार ये भिड़ंत थी, जिसमें कि 3 लोगों की वहां पर जान चली गई है। एक युवक और 2 महिलाओं की इस हादसे में मौत हुई है। तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कार और तेल टैंकर में भिड़ंत हुई है। और बातचीत करने के लिए विनेश पवार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनेश, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब यह हादसा हुआ है और क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर बेहद ही दर्दनाक हादसा है और इसका अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है कितनी जबरदस्त भिड़ंत हुई होगी जो कार है और टैंकर है दोनों के बीच। चूंकि कार में सवार जो तीनों लोग थे, जिसमें माँ, बेटा और उसकी माँ मेरी बहन शामिल है, उन मौके पर ही मौत हो गई और बड़ा मुश्किल पुलिस ने उनके शवों को बाहर निकालने के बाद फिर मोर्चरी के लिए भेजा है। ये बिजनौर से मुजफ्फरनगर की ओर आ रहे थे जिस समय यह हादसा हुआ और तभी जो तेल का टैंकर था उससे कार टकराई और तीनों लोग जो कार में सवार थे, तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जी विनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए। विनेश पवार हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। बागपत से खबर है, जहां पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट की गई है, पथराव तक अब वहां पर हुआ है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि चुनाव के वक्त वोट न देने को लेकर ये 2 पक्षों के बीच में झड़प वहां पर होती है, मारपीट होती है और पथराव तक की नौबत वहां पर आ जाती है। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीडीसी में वोट न देने पर यह मारपीट की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दोघट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वायरल वीडियो है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बागपत में किस तरीके से वहां पर बीडीसी के वोट न देने को लेकर यहां पर यह मारपीट हुई है और जिसके बाद यहां पर अब पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और अब बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण खबर की। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के कहर के साथ साथ ब्लैक फंगस भी एक चुनौती बनकर उभरा है। जिस तरीके से समूचे उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के केस सामने आ रहे हैं, उससे लोगों की जान भी जा रही है। अब ऐसे में एक बड़ी चुनौती बन गया है। अकेले लखनऊ के केजीएमयू में ही 73 मामले इसको लेकर के सामने आ चुके हैं। अब सरकार इसको लेकर के जहां गाइडलाइन तैयार कर रही है, वहीं पर दवा को लेकर के भी सरकार कदम उठा रही है। आपको बताएं कि अकेले लखनऊ के केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 73 केस आ चुके हैं। गुरुवार को केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 4 मरीजों की मौत हो गई। कानपुर में भी पीड़ितों को एंटी फंगल दवाइयों और इंजेक्शन मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मेरठ में भी ब्लैक फंगस के मरीजों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को यहां पर 2 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। अब प्रदेश के डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के सामने कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस से निपटने की भी चुनौती है। तो लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे, उसके साथ साथ ब्लैक फंगस भी अपना कहर बरपा रहा है। लगातार लखनऊ में 73 मामले केजीएमयू में सामने आ चुके हैं। मेरठ में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में लगातार ब्लैक फंगस के मामले मिलते जा रहे हैं। तो यानी कि जो मरीज कोरोना से ठीक भी हो रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ रही है, उनमें ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं और लगातार कुछ दिनों के बाद वो संक्रमण के शिकार के साथ साथ उनकी जान भी जा रही है।
इधर कानपुर की बात करें तो यहां पर भी कोरोना के संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस का कहर बरपा हुआ है। लोगों को यहां पर संक्रमण से जुड़ी दवाइयां तक नसीब नहीं हो पा रही हैं। आपको बता दें कि जो फंगल इन्फेक्शन की दवाइयां होती हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते ये संकट काफी गहरा गया है। लोगों को दर दर भटकना भी पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हैलेट में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीज विजय गौतम की पत्नी ने अब मंडलायुक्त से दवाइयों और इंजेक्शन की गुहार लगाई है। पीड़ित और परेशान महिला का कहना है कि महंगी दवाई खरीदने के लिए अब उनके पास पैसे नहीं हैं। अब तक पड़ोसी और रिश्तेदार उसकी मदद कर रहे थे। अब पीड़िता ने कमिश्नर से पति की जान बचाने की गुहार लगाई है और दवाइयां और इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की है। सिर्फ कुछ कागजों की वजह से हमारे पति को यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और उनकी एक आंख तो जा ही चुकी है, दूसरे का भी खतरा है। तो प्लीज़ मेरे पति की जान बचाने के लिए मेरी मदद करिए, मुझे वो इंजेक्शन दिलाने में सहायता करिए। मैंने कमिश्नर सर को लेटर लिखा है, मैं वहाँ पर गई भी थी और वो मुझे मिले नहीं। मैंने लेटर जमा कर दिया है और मैं उनसे भी यही सिर्फ इंजेक्शन के लिए ही कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे पति की हेल्प की जाए। और इसी पर बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर चलेंगे सीधे हमारे संवाददाताओं के पास। सलाउद्दीन लखनऊ से और श्याम तिवारी कानपुर से जुड़े हुए हैं। वास्तविक स्थिति क्या है, अधिकारी क्या कदम उठा रहे हैं, समझेंगे इनसे। सलाउद्दीन, जिस तरीके से केजीएमयू में ही ब्लैक फंगस के 73 मामले सामने आ चुके हैं, दवाइयों का भी टोटा है, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर आप देख रहे हैं और किस तरीके से प्रशासन चीजों को, स्थितियों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ब्लैक फंगस में जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो कई सारे विभागों का मिला जुला असर या फिर इलाज क्योंकि इसमें होता है, क्योंकि सर्जरी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, ईएनटी होता है, डेंटल होता है, आई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे में इसका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा दिखाई दे रहा है। और कल देर रात एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत और हुई है, यानी कि कल जो मौतें कुल हुई हैं लखनऊ में वो 5 हुई हैं, मंगलवार को 4, यानी कि मौतों का आंकड़ा यहाँ पर 9 पहुँच चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अकेले 73 लोगों का अभी इलाज की गुजरात मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो रहा है। 15 मरीज एसजीपीजीआई में है। इसके अलावा इतने ही मरीज विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों में भी हैं। प्राइवेट अस्पतालों का डेटा अगर आप देखेंगे तो करीब 15 से 20 का है। तो ऐसे में ब्लैक फंगस के प्रकोप की महत्ता को आप समझ सकते हैं कि अब इस तरह के केसेस प्राइवेट अस्पतालों तक में आ रहे हैं और पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से राज्य सरकार ने अपनी तरफ से दिशा निर्देश पहले ही करीब 15 दिन से ही इसको लेकर के गाइडलाइन और तमाम चीजें जारी कर दी गई थी, लेकिन क्योंकि इसका इलाज महंगा होने की वजह से जो जमीनी बात है, जो सतही बात है और जो कड़वी सच्चाई है, महंगा होने की वजह से इलाज कई सारे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से एक अलग से डेटा बैंक, एक अलग से टीम, एक अलग से रिसर्च की टीम और एक से अलग नोडल एजेंसी बनाना बेहद जरूरी अब हो जाता है, क्योंकि चिकित्सक जो है वो बता रहे हैं कि अभी आने वाला खतरा टला नहीं है। अभी ये शुरुआती दौर है, आने वाले दिनों में अभी और ज्यादा परेशानियां आएंगी, ब्लैक फंगस के केसेस आएंगे। मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे जो शहर हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी अब इस तरह के केसेस मिलना शुरू हो गए हैं। जो मेजर शहर थे वहां पर तो केस आ ही रहा था। तो ऐसे में इसकी भयावहता और उसका खतरनाक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। बिल्कुल, अलाउद्दीन बने रहिए हमारे साथ। श्याम तिवारी भी कानपुर से हैं। कानपुर से श्याम, हमने देखा आके किस तरीके से एक महिला तो बाकायदा अधिकारियों से गुहार लगा रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, दवाइयां मुहैया कराई जाए। क्या स्थिति वहां पर आप देख रहे हैं, कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं? बिल्कुल, कानपुर की अगर बात की जाए, कानपुर में भी लगातार ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि हैलट अस्पताल में ही 6 मरीज भर्ती हुए हैं और यहाँ पर एक डेडिकेटेड वार्ड बना दिया गया है ब्लैक फंगस के लिए। इसमें 30 बेड की व्यवस्था की गई है। कल मंडलायुक्त राजशेखर ने वहाँ का निरीक्षण भी किया था और एक चार डॉक्टरों का एक विशेषज्ञ पैनल बना दिया गया है यहाँ पर, जो कि इनका इलाज कर रहा है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है मरीजों के सामने दवाओं की। जो मरीज प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हुए हैं उनको एंटी फंगल इंजेक्शन बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं और बाजार से एंटी फंगल इंजेक्शन गायब हैं। यही वजह है कि इसकी कालाबाजारी होनी भी शुरू हो गई है। कल एक पर्टिकुलर मामला सामने आया विजय कुमार का, जो कि हैलट अस्पताल में ही भर्ती हैं और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनको एंटी फंगल इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है। उनकी पत्नी का कहना यह है कि वे अपने मददगारों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से पैसा लेकर के कई बार 12,000 रुपए की कीमत का एंटी फंगल इंजेक्शन खरीद चुकी हैं, लेकिन अब उनकी क्षमता नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि शासन ने हैलट अस्पताल को 100 वायल उपलब्ध कराए हैं और मरीज वहाँ पर केवल 6 हैं और उनमें से केवल 4 को एंटी फंगल इंजेक्शन दिया जा रहा है। ऐसे में इस मरीज को एंटी फंगल इंजेक्शन ना दिया जाना व्यवस्था पर सवाल उठाता है। हालांकि
टेलीफोनिक वार्ता हमारी प्रिंसिपल से हुई मेडिकल कॉलेज के, तो उनका ये कहना है कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। यानी एक कहीं ना कहीं शासनादेश में पेच ये है कि जिस शख्स के पास RT-PCR की रिपोर्ट है और वो एंटी फंगल से पीड़ित है तो उसको ही वो वायल उपलब्ध कराया जाएगा। और ये विजय कुमार को पहले कोरोना हुआ था और इनका इलाज भी हेलर अस्पताल में ही हुआ और इसके बाद इनको ब्लैक फंगस की बीमारी से ग्रसित हो गए तो दोबारा इनको हेलर अस्पताल में एडमिट कराया गया है, लेकिन तब भी हेलर अस्पताल से इनको एंटी फंगल इंजेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि शासनादेश के जो प्रावधान है वो जरूरी है या किसी मरीज की जान बचाना जरूरी है। बताया जा रहा है कि RT-PCR की रिपोर्ट डॉक्टरों ने नहीं कराई थी, एंटीजन का टेस्ट कराया था। यही वजह है कि वो RT-PCR की रिपोर्ट जो लापता है उसकी वजह से इस मरीज को बिल्कुल श्याम, जाहिर तौर पर इन सारी चीजें अब देखना होगा कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर गाइडलाइन तो सरकार ने जारी की है, लेकिन किस तरीके से दवाओं की दिक्कत और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बड़े शहरों के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में भी जो मामले सामने आ रहे हैं वहां पर किया जाता है। अलाउद्दीन आपका और श्याम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, आपको बता दें कि आजमगढ़ पुलिस यहां पर मुख्तार से पूछताछ करने के लिए बांदा जेल रवाना हुई है। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है, मुख्तार अंसारी से पूछताछ करने के लिए बांदा जेल रवाना हुई है आजमगढ़ पुलिस। गैंगस्टर कोर्ट ने 23 अप्रैल को पुलिस को पूछताछ करने की अनुमति दी है। मुख्तार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की वजह से आपको बता दें कि 23 अप्रैल को बांदा नहीं गई थी पुलिस और ऐसे में रिपोर्ट नेगेटिव आते ही आजमगढ़ पुलिस अब बांदा जेल के लिए रवाना हुई है। तो अब यहां पर आजमगढ़ की पुलिस जो है वो बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी, तमाम जानकारियां हासिल करेगी, क्योंकि जिस तरीके से कई पुराने मामले चल रहे हैं, 2014 में वर्चस्व की लड़ाई में एक ठेकेदार पर हुए जानलेवा हमले में एक मजदूर ने अपनी जान को गंवाया था, तो आज यहां पर पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। मुख्तार अंसारी के साथ जिस तरीके से पूछताछ करेगी आजमगढ़ की पुलिस, उसमें बाकायदा आपको बता दें कि जो अफसर भेजे गए हैं उनको स्पेशलाइज तरीके से बताया गया है क्या क्या सवाल। अभिषेक बातचीत करने के लिए आजमगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कब ये टीम रवाना हुई है, कौन कौन अफसर इसमें हैं और साथ ही साथ किस किस तरह की जानकारियां ये मुख्तार से हासिल करेगी? अनुपम, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ जिले के स्वास्थ्य प्रभारी प्रशांत श्रीवास्तव अपने 5 आरक्षियों के साथ बांदा जेल मुख्तार अंसारी से पूछताछ के लिए रवाना हो गया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि 2014 में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के मुख्तार और उनके गुर्गों ने ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ था। इसी मामले में तत्कालीन SP प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने 2019 में मुख्तार और उनके गुर्गे पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इसी मामले में 23 अप्रैल को गैंगस्टर कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी हुई थी, जहां मुख्तार अंसारी खुद को बेगुनाह बताते हुए जज के सामने गिड़गिड़ाते नजर आया था। इसी के बाद आजमगढ़ पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा था, जिसके बाद उसे पूछताछ की अनुमति मिली थी। लेकिन पहले पंजाब सरकार मुख्तार को बचाने में जुटी हुई थी, उसके बाद मुख्तार का किस्मत साथ देता है, उसका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आता है, जिसके बाद आजमगढ़ पुलिस बांदा जेल नहीं जा पाती है। आज जैसे ही आजमगढ़ पुलिस को जानकारी होती है कि उसका नेगेटिव रिपोर्ट आ चुका है, आजमगढ़ पुलिस बिल्कुल अभिषेक, तो अब यहां पर कई राज खुलकर सामने आ सकते हैं। अब जेल स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और आज वो लखीमपुर खीरी जाएंगे। जानकारी के मुताबिक सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के लिए दौरा करेंगे और वहां पर जाकर निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ कई अस्पतालों में निरीक्षण करने के बाद वो गांव का भी दौरा कर सकते हैं। कुछ गाँव में जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहां पर कदम उठाए गए हैं, उनको लेकर के जमीनी हकीकत को मुख्यमंत्री देख करके समीक्षा कर सकते हैं। साथ ही साथ जिले के अफसरों के साथ भी मुख्यमंत्री वहां पर बैठक करेंगे। मरीजों से भी मुख्यमंत्री बात करेंगे। अब तक 10 मंडलों के 40 से अधिक जिलों का मुख्यमंत्री दौरा कर चुके हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस को नियंत्रण करने के लिए सीएम योगी लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और इसी क्रम में आज वो लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, जहां पर जाकर के वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे। वहीं आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में 2 अस्पतालों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे। माना जा रहा है कि लखीमपुर खीरी से लौटने के बाद मुख्यमंत्री वहां पर जाएंगे शाम को और वहां पर जाकर के CHC और PHC में किस तरीके के इंतजामात हैं उनको यहां पर देखेंगे। कोविड कमांड सेंटर में किस तरीके के इंतजामात हैं उनको मुख्यमंत्री जांचेंगे और परखेंगे। इसके लिए बाकायदा तैयारी की गई है।
2 अस्पतालों में आज मुख्यमंत्री का जाने का कार्यक्रम रखा गया है। लखीमपुर से खीरे लौट करके निरीक्षण करेंगे। जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग भी मुख्यमंत्री को करना है और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के साथ शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री की बैठक है, मीटिंग है। तो आज मुख्यमंत्री का काफी बिजी शेड्यूल। अभी लखीमपुर के लिए रवाना होंगे कुछ देर में। उसके बाद शाम को 2 अस्पतालों का औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे। लखनऊ में सीएचसी और पीएचसी का दौरा करेंगे। और बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजीत, काफी व्यस्त मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है लखीमपुर की और शाम को अस्पतालों का दौरा, उसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बिल्कुल अनुपम, मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर कोविड से संबंधित रिपोर्ट ले रहे हैं। अब तक 10 दिनों में 10 मंडल के 40 से अधिक जिलों का दौरा कर चुके हैं और आज वो 11 बजे लखीमपुर खीरी जाएंगे और वहां सीएचसी पीएचसी का दौरा करेंगे, गांव में जाएंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और उसके बाद शाम को 4:30 से 5 के बीच वापसी है और लखनऊ के बीकेटी इलाके, बस्ती तालाब के इलाके के गाँव जाएंगे, सीएचसी और पीएचसी का निरीक्षण करेंगे और एलडीए का जो कमांड सेंटर है वहां पर जाएंगे, सभागार में जाएंगे और जनप्रतिनिधियों से भी वर्चुअल बैठक करेंगे और कुछ जिलाधिकारियों से बात करेंगे। बिल्कुल अजीत, बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के काल में जैसे तमाम लोग घरों में ही कैद हैं, ऐसे में क्रिएटिविटी की बात होती है और लोग बहुत ऐसे हैं जो घरों में ही क्रिएटिव चीजें करके एक मिसाल कायम कर रहे हैं। आइए ऐसे ही कुछ मेरठ के छात्र छात्राओं से आपको मिलवाते हैं। कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। इस कोरोना कर्फ्यू में तरह तरह के बहाने ढूंढकर लोग घर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं, जो दूसरों के लिए उदाहरण बन रहे हैं। मेरठ के इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्रों ने रिसर्च के जरिए एक ऐसा डायपर बनाया है जो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। सबसे पहली बात जिस वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, वो पहली बात ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल क्या है? बायोडिग्रेडेबल वह है जो मिट्टी में जाकर समय के साथ साथ खुद घुल जाता है और हमारी प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। इस डायपर को बनाने में 4 छात्रों ने मिलकर काम किया है। ये सभी छात्र MIT के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में पढ़ाई करते हैं। इस डायपर को बनाने में इनके प्रोफेसर ने भी इनकी मदद की है। प्रोफेसर अनुज सिंह ने बताया कि डायपर का पेटेंट हो चुका है, अपग्रेड करके अगले साल तक बाजार में इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने और मेरे अंदर काम करने वाले कुछ भी जो फाइनल ईयर में जाने वाले बच्चे हैं, उन्होंने मिलकर इस डायपर को बनाया है।